guys, welcome back to another video. मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल and you're watching channel Unicom. I know बहुत कम दिन रह गए हैं आपके एग्जाम्स के लिए. I just hope कि आप सभी का रिविजन बहुत अच्छे से चल रहा है. You are doing your best. So in today's video, I have come up with Economics MTP Series 2. ICAI ने जो MTP रिलीज किया अक्टूबर 21 का, वो पूरा हमने सॉल्व किया इकोनॉमिक्स BCK का. Now you can see on your screens this is MTP series 2, that is November 2021 का MTP है. मॉक टेस्ट पेपर 2 for CA Foundation Part 1 Business Economics 60 marks. So without wasting any time, let's get started. See, question number 1, which of the following is not a characteristic of capitalistic economy? Not a characteristic. So private property, freedom of enterprise and consumer sovereignty are characteristics of capitalistic economy, which is also known as market economy, free market economy or laissez-faire economy. So D will be the right answer. Next question देखो, which are the areas that come under macroeconomics? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाकी दो नाम कौन से हैं. विच आर द अदर नेम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी इसी में आता है, जनरल प्राइस लेवल भी इसी में आता है, नेशनल इनकम एंड आउटपुट भी यहीं आता है, बट लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो अगेन बोथ वर डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉड्यूल. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, हम जानते हैं, इट इज व्हाट, नॉर्मेटिव, प्रैग्मेटिक, इंटरडिसिप्लिनरी. सो ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स हैज टू बी डेल्ट इन कैपिटलिस्टिक, मिक्स्ड और सोशलिस्टिक इकोनॉमी. हर जगह लॉ ऑफ स्कैर्सिटी अप्लाई करता है, राइट. सो दिस इज ऑल ऑफ द अबव अगेन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, लार्ज नंबर ऑफ dash goods leads to higher production in the future. ये सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में बैक क्वेश्चंस में से एक है और पास्ट ईयर एग्जाम में भी आ चुका है. सो कैपिटल गुड्स. देखिए, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस विच हेल्प यू इन प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स. सो कैपिटल गुड्स इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6. इन केस ऑफ इंटीरियर गुड्स नहीं है, वो इंफीरियर गुड्स है. इंफीरियर गुड्स, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सो पे अटेंशन. एक होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट, राइट. सो नॉर्मल गुड्स में आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसा होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में इट इज पॉजिटिव. और इनकम इफेक्ट कैसा होता है नॉर्मल गुड्स के केस में? अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो यू टेंड टू बाय मोर, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है. बट इंफीरियर गुड्स के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है, बट इंफीरियर गुड्स के केस में आपका इनकम इफेक्ट जो है, इनकम इफेक्ट वो नेगेटिव हो जाता है. तो ये आप याद रखें. यू नो द लॉजिक, राइट. आई एम सपोजिंग आपको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट पता है. इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? देखो, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है. सो एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, सो नेगेटिव हो गया इनकम इफेक्ट. अब देखो ये क्या बोल रहा है, इंफीरियर गुड्स के लिए ही आपसे पूछ रहा है पहली बात. सो आपको ये वाला पार्ट कंसिडर करना है. Income effect and substitution effect work in the same direction? No, of course not. Substitution effect positive है, income effect negative. So they work in opposite direction. B will be the right answer. ठीक है. So I hope ये आपको clear हो गया. Next देखो, question number 7 is rationale of law of demand is. Rationale मतलब logic क्या है law of demand का? आप जानते हैं, आपने मॉड्यूल में पढ़ा है. Price effect, different uses, arrival of new consumers. All of these will be the answer. Next is question 8. The cross elasticity between two goods will be. आपके MTP में आंसर यहाँ दिया है नेगेटिव. 8 का आंसर है B. तो आप यहाँ पे हल्का सा करेक्शन कर लें. क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिख दें यहाँ पर. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल बी नेगेटिव. अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है दैट व्हाट विल बी द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स, तो आंसर क्या होगा? आइदर ए और बी. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. बट यहाँ आप करेक्शन कर लें, कॉम्प्लीमेंट्री लिख दें और आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9. डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कैसी होती है भाई? डिराइव्ड डिमांड होती है, ठीक है. मतलब
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एग्जाम्पल इज कार एंड पेट्रोल। तो अगर आप पेट्रोल की डिमांड कर रहे हैं तो क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास कार होगी इसलिए। या अगर आपने कार खरीद ली तो अब आप पेट्रोल की भी डिमांड करेंगे। जॉइंट डिमांड होती है, ठीक है, एक की वजह से दूसरे को भी डिमांड किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर so survey of buyers intention, yes, collective opinion is also a method, so both A and B are the right answers. So guys, अभी तक हमने 10 questions total solve कर लिए हैं MTP की। आई होप आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इन 10 क्वेश्चंस में से अभी तक आपने कितने राइट मार्क किए और कितने रॉन्ग। सो मार्क्स कोड प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई एम वेटिंग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 11 ये कहता है अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। भाई वर्टिकल सप्लाई कर्व है विच इज पैरेलल टू एक्स, नो, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब ऐसा सप्लाई कर्व है। ये क्या बता रहा है आपको? तो सप्लाई यहाँ पर प्राइस लिख दीजिए, यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस तो चेंज हो रही है, सप्लाई कांस्टेंट है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0, राइट। सो 11th का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखो, व्हेन टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन इंक्रीजेस इट इज ड्यू टू। अगर टोटल डिमांड किसी कमोडिटी की इंक्रीज हो गई क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई, इसे आप क्या कहते हैं? सी, प्राइस कम हो गई, इसलिए टोटल डिमांड जो है वो बढ़ गई, इसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। सो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर यहाँ पर ये दिया होता कि कंज्यूमर की इनकम, विच इनकम? रियल इनकम, इनकम हमारी कंज्यूमर की बढ़ गई है और इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया है, तो हम कहते हैं ये इनकम इफेक्ट होगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 13, इन द क्वांटिटी सप्लाइड, इट इज नॉट इन, इट इज नॉट क्वालिटी, ये करेक्शन कर लो, ये है इफ द क्वांटिटी, दिस इज नॉट इन, ये इफ है और ये क्वालिटी नहीं, ये क्वांटिटी है। सो कहता है इफ क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1 हो जाएगा भाई, सी, ठीक है। तो चेंज इन सप्लाई और चेंज इन प्राइस दोनों इक्वल है, तो इलास्टिसिटी विल बी 1। नेक्स्ट देखो 14th, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी of transforming resources into finished products in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand. ये definition किसने दिया? ये definition दिया है जेम्स एंड पार्किंसन ने। Again there is a spelling mistake, this is James Bates and दिस इज नॉट पार्किंसन, इट इज पार्किंसन। ये कहाँ दिया है? आपके मॉड्यूल में, न्यू मॉड्यूल में पेज नंबर 3.3 पर दिया हुआ है ये डेफिनेशन, बोल्ड लेटर्स में, ये आप देख सकते हैं, याद रखें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15 कहता है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इनमें से कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन की अजम्पशंस है? तो 3 अजम्पशंस होती है, हम जानते हैं कौन कौन सी। एक, टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इट विल बी इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो दोनों के दोनों सही अजम्पशन है, राइट। एक अजम्पशन और है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, व्हाट इज द थर्ड अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट इज एनवेलोप कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड long run average cost, we all know this. It is also known as planning curve, long run average cost curve or the envelope curve. Next देखो question number 17, diminishing returns implies। देखो diminishing marginal returns input नहीं है, ये implies है, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इम्प्लाइज, तो अगर आपके मार्जिनल रिटर्न्स कम हो रहे हैं मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, सो इट इम्प्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, रिमेंबर। और अगर यहाँ होता इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स इम्प्लाइज, तो आप कहते डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है भाई। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एंटरप्रेन्योर हैज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एज टू इनोवेट, तो 18th का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो 19th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कुछ नया है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इन कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन।
देखो, सबसे पहले कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आपको क्या याद रखना है, ये C.W. कॉब और पॉल H. डॉगलस ने दिया है. इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात करता है और कहता है कि क्वांटिटी आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. लेबर कॉन्ट्रीब्यूट्स 3/4 एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4. ठीक है, ये तो याद रखना है आपको. डिवाइस हो गया. अब यहाँ देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन से क्या समझते हो, इसका मतलब है कितनी सहूलियत के साथ, हाउ इजीली यू आर एबल टू सब्सटीट्यूट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद द अदर फैक्टर. ठीक है, विद द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो कितनी आसानी से आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जगह दूसरे फैक्टर को सब्सटीट्यूट कर पाते हो, लगा देते हो. सो इसे 1 अज्यूम किया था कॉब डॉगलस ने. ठीक है, इट इज इक्वल टू 1. सो ये आपको याद रखना होगा. इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. आई नो दिस इज नॉट गिवन इन योर मॉड्यूल, बट यू जस्ट रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज क्लोजली रिप्रेजेंटेड बाय, तो हम जानते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फिनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट्स एंड प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं. सो व्हीट मार्केट हो जाएगा एग्जाम्पल परफेक्ट कंपटीशन का. आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री या कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है. ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइज. ऑल्सो टेल मी योर स्कोर. 20 में से आपने कितना स्कोर किया, ये भी मुझे जल्दी से बता दीजिए. और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. इट इज द बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज, देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो बोलते नहीं है PPC बजट लाइन को, ये तो गलत है. आइसो यूटिलिटी कर्व मतलब इक्वल सेटिस्फैक्शन वाला कर्व, वो होता है इनडिफरेंस कर्व, तो वो भी बजट लाइन का नाम नहीं है. तो कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व इज द अनदर नेम ऑफ बजट लाइन. इसके घर का नाम है प्राइस लाइन, बजट लाइन और कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि ये आपको वही तो पॉसिबिलिटीज दिखाता है जो आप कंज्यूम कर सकते हो. ठीक है, सो इसे कहते हैं कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 22. When will a firm decide to exit the industry? फर्म कब डिसाइड करता है इंडस्ट्री को एग्जिट करने का, जब एवरेज रेवेन्यू या प्राइस हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है, राइट. तभी तो हम डिसाइड करते हैं दैट वी विल नॉट प्रोड्यूस फर्दर, हम शट डाउन कर देंगे और चले जाएंगे. ठीक है, सो ये लॉन्ग रन की अगर बात करें तो प्राइस इज लेस देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 23. एवरेज प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड व्हेन टोटल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज, सो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो मान लो MP आपका ऐसा है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा. ठीक है, सो बोल रहा है AP आपका मैक्सिमम जब होगा, तो यहाँ AP मैक्सिमम है, तब क्या हो रहा है देखो, तब हम जानते हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं. MP इक्वल्स द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. तो 23rd का करेक्ट आंसर हो जाएगा C. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 24. इट इज सेइंग अगर इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 देन व्हाट विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू, है ना. तो हम जानते हैं अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है. इलास्टिसिटी अगर मोर देन 1 होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है. इलास्टिसिटी अगर 1 के बराबर होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25. इट इज सेइंग दैट if ATC average total cost is more than average revenue, ठीक है, तो monopolist will be incurring what? monopolist से मतलब क्या है, monopoly firm. तो हम जानते हैं एवरेज कॉस्ट अगर एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होता है, 3 सिचुएशंस होती हैं यहाँ पर. तीनों सिचुएशंस एक बार जल्दी से हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. तो यहाँ क्या होगा, इट इज़ इंकरिंग लॉसेस, और यहाँ क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल प्रॉफिट, और यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. ठीक है, यही कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा, हमारी कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा है तो लॉसेस. ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 26 कहता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सेल्स इलेक्ट्रिसिटी एट अ चीपर रेट इन रूरल एरिया देन फॉर इंडस्ट्रियल यूज़. ये किसका एग्जाम्पल है, सेम प्रोडक्ट
रूरल एरियाज में अलग प्राइस, इंडस्ट्रियल एरिया में अलग प्राइस, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट देखिए, पियर्स, लिरल एंड डाउ आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली मार्केट? क्वेश्चन नंबर 28। स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस होता है, सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है, रीजनल मार्केट कोई फीचर नहीं है ओलिगोपोली का, सो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में फिर से छोटा सा करेक्शन कर लो। यहाँ लिखो एलिमेंट ऑफ मार्केट आर एक्सेप्ट, और लगा दो आगे, ठीक है। एलिमेंट ऑफ मार्केट आर एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, ठीक है। सो बायर्स एंड सेलर्स जरूरी है, प्रोडक्ट और सर्विस भी जरूरी है, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस भी जरूरी है, बट जोग्राफिकल एरिया जरूरी नहीं है। क्यों? एक वर्चुअल प्लेस भी हो सकता है ये, सो जोग्राफिकल एरिया इज नॉट नेसेसरी एलिमेंट ऑफ मार्केट, है ना। नेक्स्ट देखो, यू शेप्ड कॉस्ट कर्व इज नेवर रिप्रेजेंटेड एज, यू शेप्ड कॉस्ट कर्व इज नेवर रिप्रेजेंटेड एज, हम जानते हैं इट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, जो कि कभी भी यू शेप्ड नहीं हो सकता। बाकी ये जो तीनों कर्व्स है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीनों कर्व्स यू शेप्ड होते हैं। वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है विच कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप्ड, यू शुड नो MC, AC एंड ABC। 31 क्वेश्चन देखिए, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, प्राइस टेकिंग फर्म मतलब परफेक्ट कंपटीशन, ये क्लिक होना चाहिए तुरंत। हम जानते हैं AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस, सो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 32, मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइस फॉर हिज कमोडिटी इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इट इम्प्लाइज। अब एक और चीज आपको यहां पे रिवाइज करनी है, एक होती है सिंपल मोनोपोली, एक होती है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, दोनों आपको पता होना चाहिए। सिंपल मोनोपोली चार्जेस सेम प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइजेस, और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करती है। सो इट इम्प्लाइज, चाहे तो प्लेस अलग हो, चाहे यूजर्स, चाहे कंज्यूमर्स, एनी ऑफ द अबाउ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पर हो सकता है, सो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो 33, फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन केवल और केवल परफेक्ट कंपटीशन में होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 34, कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट इंडिकेटेड एज, इनमें से कोइंसिडेंट इंडिकेटर कौन सा नहीं है? तो देखिए, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स, ये सब कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स हैं। सो न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं होता, ये क्या होता है? दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल, सो रिमेंबर दिस एज वेल। ये इंडिकेटर्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? तो इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कॉज नहीं है बिजनेस साइकिल का? ठीक है, टेक्नोलॉजी, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सभी एक्सटर्नल रीजंस हैं। तो फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन एक्सटर्नल कॉज, रादर इट इज एन इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू whom फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड? किसने बोला ऐसा? कीन्स ने बोला भाई, कीन्स ने बोला है। मैंने एक नेम्स का PDF आप सभी के लिए दिया हुआ है, मैं उस PDF को अपडेट करके टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर कर दूंगी, सो आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से 4-5 नंबर के क्वेश्चंस मिनिमम आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37th, collectively peaks and troughs together are known as turning points, we know this, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सेम। नेक्स्ट देखो 38, वेरिएबल्स दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस। बिफोर है मतलब लीडिंग इंडिकेटर की बात कर रहा है, आफ्टर होता तो लैगिंग इंडिकेटर होता, अलॉन्ग विथ, साइमल्टेनियस या कॉन्करेंटली होता तो कंकरेंट और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, next is 39th, competition among few is also known as oligopoly, we all know this. next देखो क्वेश्चन 40, slope of budget line is, हम जानते हैं क्या होता है?
px upon py, price ratios. Next is question 41. Indifference curve analysis is superior to utility analysis. तो सबसे पहले तो हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू, आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बता दें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके. और 41 क्वेश्चन में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया? हिक्स एंड एलन ने. याद रखें. यूटिलिटी एनालिसिस मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने. ये भी आप याद रखें. क्यों इंडिफरेंस कर्व बेटर है? ये सारे रीजन सही है. ऑल 3 आर द राइट रीजन्स. ये आपके मॉड्यूल में जहां पर यूनिट खत्म हो रही है लास्ट छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है. अगर आपको नहीं पता है सो यू कैन सी देयर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 42. द शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व डिपेंड्स अपॉन. भाई कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होगी? वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा, या फिर वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, ऐसा होगा, यू शेप्ड होगा? ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट फंक्शन, राइट? दिस इज कॉमन सेंस. नेक्स्ट इज 43. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डेल्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. बहुत बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान रखें. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 44. ऑल गिवन गुड्स आर ऑफ कोर्स इंफीरियर गुड्स. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. तो इंफीरियर गुड्स एक ब्रॉडर कैटेगरी है और गिवन गुड्स इसमें एक स्मॉल कैटेगरी है. याद रखें. ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट नॉट अदरवाइज. नेक्स्ट इज 45th. फॉर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स द डिमांड इज. सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स के केस में डिमांड कैसी होती है? ठीक है. तो ये बात कर रहा है सब्सटीट्यूट्स के केस में क्रॉस डिमांड कैसी होती है एक्चुअल में. ठीक है. क्रॉस डिमांड. सो क्रॉस डिमांड कैसी होती है हम जानते हैं. सब्सटीट्यूट्स के केस में इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड. सो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. आंसर हो जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग और पॉजिटिवली स्लोप्ड. क्वेश्चन 46. Same question was asked in the last exams. Delphi technique of demand forecasting किसने दिया? It is given by Olaf Helmer. ठीक है. Olaf Helmer ने दिया, याद रखना. Next is indifference curve analysis of demand is based on. किसके ऊपर based है भाई? Marginal utility analysis तो किस पर based है? It is known as cardinal approach and indifference curve analysis is known as ऑर्डिनल अप्रोच. बिकॉज आप यहाँ पर केवल रैंक्स दे सकते हैं, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 48. द प्रोडक्ट अंडर प्योर मोनोपोली इज. प्योर मोनोपोली क्या होती है भाई? प्योर मोनोपोली क्या होती है? व्हाट इज प्योर मोनोपोली? जो कि होमोजेनस प्रोडक्ट सेल करती है उसे हम कहते हैं प्योर मोनोपोली. सो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, प्योर मोनोपोली एंड सिंपल मोनोपोली, ये तीनों आपको पता होने चाहिए. ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन में फर्म और इंडस्ट्री जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में कैसा सिचुएशन रहता है. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको पता है ऑल ऑफ दीज आर ट्रू. ये सारी चीज़ें ट्रू हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये बोल रहा है अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी है, बताओ ये रिटर्न्स टू स्केल जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है? हम जानते हैं अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स होते हैं. ठीक है. a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 होता है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है. और अगर a प्लस बी इज लेस देन 1 तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. इस केस में अगर a और b की वैल्यूज़ को ऐड करोगे, 3/5 को ऐड कर दो 2/5 से, आपको मिलेगा 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1. तो देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है. ऑलराइट, वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस, 10 मोर टू गो. क्वेश्चन नंबर 51. अ मार्केट रेफर्स टू मीटिंग प्लेस ऑफ बायर एंड सेलर. ज़रूरी नहीं है. डज नॉट नेसेसरली रेफर टू मीटिंग प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर. सही बात है. एक्सटेंड्स ओवर सिटी, कोई ज़रूरी नहीं. एक्सटेंड्स ओवर द एंटायर नेशन, नॉट नेसेसरी. सो ऑफ कोर्स योर करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 52. ये बोल रहा है इकोनॉमिक प्रॉफिट कब अर्न करता है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म. अभी हमने देखा था अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू या प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं उसे. सो प्राइस इज मोर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाएगा या अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 53. व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस बाय मोर देन डबल
इफ फर्म डबल्स इज इनपुट इट इज नोन एज, तो इनपुट को आपने कितने से इंक्रीज किया, मान लीजिए x से, ठीक है, और आउटपुट आपका कितना इंक्रीज हो गया, इट इंक्रीजेस बाय मोर देन डबल, मोर देन डबल, मोर देन 100% इंक्रीज हो गया, right? Yes. So then what will it be? It is increasing returns to scale, increasing returns to scale. और क्यों होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज टू स्केल, ठीक है. आपका परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, रिटर्न्स टू स्केल हो गया इंक्रीजिंग वाला, इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 54 कहता है ओलिगोपोली फर्म्स मे कल्यूड इन ऑर्डर टू, कल्यूड करना मतलब साथ में आना. ओलिगोपोली फर्म्स कल्यूड क्यों करेंगे भाई? वाई दे विल कम टुगेदर? Yes, they will come together to raise the price of the good they offer. वो चाहेंगे कि वो एक प्राइस सेट कर लेंगे. They will collude together. They will come together and they will set a fixed price कि इस X प्राइस सेट करेंगे so that जो प्रोडक्ट जो सर्विस वो बेच रहे हैं वो महंगा हो जाए मार्केट में, ठीक है. सो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 55 कहता है इन विच ऑफ द मार्केट फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट. भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा मार्केट है जहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है? परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है. नेक्स्ट इज 56, शॉर्टन प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 57 कहता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR बड़ा होता है कि MR बड़ा होता है? तो आप जानते हैं, अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का, तो मान लीजिए ये आपका एवरेज रेवेन्यू है तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है. सो मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व इन मोनोपोली एज वेल एज मोनोपोलिस्टिक, तो एवरेज रेवेन्यू आपका बड़ा होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज एक्टिव. एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा? लेबर, ठीक है. बाकी सब चीज़ों पर तो किसी को काम करना पड़ता है, लेबर तो खुद एक्टिव होता है भाई, ठीक है. लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 59, हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू, हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट की चॉइस तो नहीं, वो तो किस में आएगा? प्रोडक्ट्स चॉइस विल कम अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड फ्यूचर प्रोविजन फॉर ग्रोथ. सो प्रोडक्ट की चॉइस तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है. 59 का आंसर हो जाएगा बी. लास्ट क्वेश्चन गाइज, economy's historical performance was reflected by, historical performance is reflected by the lagging indicators. So guys, we are done. We have solved the complete MTP of economics in the last 30 minutes. I hope you enjoyed this session. Please don't forget to mention your presence by mentioning your score. 60 में से कितना score आया आपको? I'm waiting for your comments guys. I wish you all the best. हर एक मिनट important है, इसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए. All our good wishes are with you and we are soon going to bring BCK revision lectures for you. So stay tuned and keep utilizing your time. I'll see you soon in the next video. Till then, keep revising. Bye-bye.